हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल MPRM। आशा करती हूँ कि आप से स्वस्थ होंगे, निरंतर अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। हम पढ़ रहे थे UGC नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस राजनीति विज्ञान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। पहला प्रश्न हमारा राजनीतिक सिद्धांत एवं विचारों से। यह कथन किसका है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस अहानिकारक है। ये कहा गया है मैक्स वेबर के द्वारा। किसने कहा है? मैक्स वेबर के द्वारा ये कथन कहा गया है। कौटिल्य, मैकियावेली, मैक्स वेबर अपने अपने समय के महान राजनीतिक प्रशासनिक चिंतक थे। मैक्स वेबर ने कौटिल्य और मैकियावेली का तुलनात्मक अध्ययन किया है। वेबर का कथन है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र उग्र मैकियावेलीवाद का उदाहरण है। इसकी तुलना में मैकियावेली का प्रिंस कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आते हैं प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है। तो जो प्लेटो हैं इनके अनुसार न्याय है एक व्यक्ति, एक कार्य, एक वर्ग, एक कर्तव्य। वस्तुतः न्याय एक जटिल संकल्पना है जिसका प्रयोग कभी नैतिक रूप में तो कभी वैधानिक रूप में किया जाता है, कभी सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप में किया जाता है। प्लेटो ने अपनी रचना द रिपब्लिक में न्याय की व्याख्या की है, जिसके अनुसार न्याय के दो पहलू होते हैं, एक व्यक्तिक स्तर पर, दूसरा सामाजिक स्तर पर। व्यक्तिक स्तर पर आत्मा के तीन गुण विवेक, साहस और वासना में सामंजस्य ही न्याय है, जबकि सामाजिक स्तर पर समाज के तीन वर्गों द्वारा अपने कर्तव्यों का निष्पादन करना और दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। नेक्स्ट आते हैं, नीचे दिए गए हैं कथन और कारण बताइए। पहला है, ऑक्सफोर्ड का कहना है कि हब्स अंग्रेजी बोलने वाले लोगों में पैदा होने वाले सबसे महान राजनीतिक चिंतक थे। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, कोई अन्य चिंतक अपने दार्शनिक आधार एवं विचारों की स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता। तो ये भी सही हो जाएगा। दोनों ही कथन सही है और RA की सही व्याख्या करता है। हब्स ने अपनी रचना दी कॉर्पोरेट 1655 में कहा था कि ज्ञान का अंत शक्ति है। हॉब्स विशुद्ध भौतिकवादी विचारक हैं। उनकी राजनीति के अध्ययन में इतिहास, नैतिकता का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया गया है। इसलिए ऑक्सफोर्ड ने थॉमस हब्स के ग्रंथ लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ रचना माना है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति एवं संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है। कोई अन्य चिंतक हॉब्स के दार्शनिक आधार पर विचार का स्पष्टीकरण की या स्पष्टता की बराबरी नहीं कर सकता। नेक्स्ट आते हैं, हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी। तो जो हीगल की द्वंद्वात्मक विधि थी यह प्रतिवाद की समस्या सुलझाने से संबंधित थी। हीगल ने वाद, प्रतिवाद, संवाद के माध्यम से व्यक्ति, समाज एवं इतिहास सभी के विकास का विश्लेषण किया है। वाद से प्रतिवाद के विकास का मूल आधार विरोध है। संवाद में वाद प्रतिवाद दोनों के अच्छे तत्वों का समन्वय है। हीगल के अनुसार द्वंद्वात्मक विधि मूलतः प्रतिवाद की समस्या सुलझाना है, क्योंकि संवाद बाद भी बन जाता है और इसके सामने फिर से प्रतिवाद की चुनौती होती है। हीगल का प्रसिद्ध कथन है कि तार्किक ही वास्तविकता है और वास्तविकता ही तार्किक है। हीगल ने वाद प्रतिवाद की प्रतिक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक जर्मनी राष्ट्र राज्य में ईश्वर अवतरण नहीं होता। नेक्स्ट आते हैं, किसने युवा मास्क एवं वृद्ध मास्क के बीच अंतर बताया है। तो ये बताया गया है अल्थुसर के द्वारा। अल्थुसर अपनी रचना फॉर मास्क 1965 में युवा मास्क एवं प्रौढ़ मास्क में अंतर स्थापित करते हैं। युवा मास्क में व्यक्ति मुख्य होता है और प्रौढ़ मास्क में वर्ग प्रधान होता है। अल्थुसर ने अपनी विभाजन मूलतः मास्क की रचना कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में पूर्ववर्ती एवं उत्तरवर्ती विचारों के आधार पर किया है। डेविड मैकलेनिन के अनुसार युवा मास्क और प्रौढ़ मास्क दोनों समान हैं। नेक्स्ट आते हैं, ग्रामसी ने फाशीवाद की विशेषता बताई है। इन्होंने निष्क्रिय क्रांति को बताया है।
क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इटली के फांसीवादी अदालत ने ग्रामसी को 1928 में 20 वर्षों के कारावास की सज़ा सुनाई थी। प्रधान क्रांति, बर्जुआ क्रांति और लघु बर्जुआ क्रांति को ग्रामसी नागरिक समाज के सृजन के लिए आवश्यक मानते हैं, जबकि निष्क्रिय क्रांति को वह फांसीवाद की विशेषता मानते हैं, क्योंकि फांसीवाद समाज में विरोध का सक्रिय एवं संगठित प्रतिरोध अत्यधिक जटिल होता है। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताने हैं। कथन कहता है कि गांधी भौतिक सभ्यता के आलोचक थे और एक विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे। तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, इनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्य को नष्ट कर रही है, तो ये भी सही हो जाएगा। और आर ए की सही व्याख्या करता है। गांधी एक दार्शनिक अराजकतावादी थे। वह राजनीतिक सहित दैनिक जीवन में भी आध्यात्मिकता पर बल देते थे। गांधी जी व्यक्ति के सर्वग्रीण विकास पर बल देते थे। वह अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में भौतिक सभ्यता की आलोचना करते हैं और वह विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका विश्वास था कि औद्योगिक क्रांति गहरे मूल्यों को नष्ट कर रही है। गांधी जी ने कुटीर उद्योग एवं पंचायती राज का समर्थन किया था। नेक्स्ट आते हैं रॉयल लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित है? तो ये औपनिवेशिक प्रश्न के इर्द गिर्द केंद्रित है। राय एवं लेनिन की बहस औपनिवेशिक प्रश्न के इर्द गिर्द केंद्रित है। राष्ट्रीय एवं औपनिवेशिक प्रश्नों पर कमीशन के सामने अपना पक्ष रखते हुए रॉय ने विचार व्यक्त किया है कि भारतीय जनता राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत नहीं है। वह विशेष रूप से एक आर्थिक सामाजिक प्रकृति की समस्याओं में रुचि ले रही है, जबकि लेनिन चाहते हैं कि कांग्रेस के माध्यम से भारत में क्रांति की ज्वाला को तेज किया जाए। नेक्स्ट आते हैं अरस्तु द्वारा किया गया संविधान का वर्गीकरण किस पर आधारित था? तो यह कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है, इस पर आधारित था। अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है। इन्होंने अपने समय में लगभग 158 नगर एवं राज्यों का शासन व्यवस्था का अध्ययन किया था। अरस्तु द्वारा किए गए संविधान का वर्गीकरण इस आधार पर था कि कौन शासन करता है और कौन शासन से लाभान्वित होता है, और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कौन सी शासन व्यवस्था जनहित की दृष्टि से अधिक अनुकूल है। शासन का वर्गीकरण के संबंध में अरस्तु ने प्लेटो के स्टेट्समैन के वर्गीकरण को अपने वर्गीकरण का आधार बनाया, किंतु इसने प्लेटो के वर्गीकरण को हूबहू स्वीकार नहीं किया। अरस्तु ने रिपब्लिक के शासन संबंधी वर्गीकरण को आधार नहीं बनाया। अरस्तु का शासन संबंधी वर्गीकरण दो सिद्धांतों पर आधारित है। पहला, शासन कौन करता है, संप्रभु की संख्या। दूसरा, शासन से कौन लाभान्वित होता है, अर्थात शासन का उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट आते हैं तुलनात्मक राजनीति एवं राजनीतिक विश्लेषण से संबंधित प्रश्न। विमर्शीय लोकतंत्र क्या है? तो जो विमर्शीय लोकतंत्र है यह एक सिद्धांत जो कि उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को परिमार्जित करने पर ध्यान केंद्रित करता है, उसे कहा जाता है विमर्शीय लोकतंत्र। विमर्शीय लोकतंत्र को तर्कमूलक लोकतंत्र भी कहा जाता है। इस प्रकार के लोकतंत्र में प्रत्येक नीति विकल्प पर प्रत्येक कोण से और विस्तार से बातचीत होती है। विमर्शीय लोकतंत्र एक सिद्धांत है जो उदारवादी लोकतंत्र के सदृश ढांचे को परिमार्जित करने पर ध्यान केंद्रित करती है। विमर्शीय लोकतंत्र शब्द का प्रयोग जोसेफ वास्टेसेट ने किया था। इनके प्रमुख व्याख्याकार जॉन एल्स्टर, हैबरमाश, रॉल्स कोहेन आदि हैं। विमर्शीय लोकतंत्र राजनीतिक सिद्धांतों में एक ऐसे वैचारिक संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है जिनका मानना है कि समस्त राजनीतिक निष्कर्ष निष्पक्ष और तर्कसंगत विचार विमर्श का परिणाम होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं व्यवहारवाद अल्पकालिक क्यों होता है? तो जो व्यवहारवाद है वह अल्पकालिक है क्योंकि वह सर्वसम्मति पर प्राप्त करने में आसन्न होता है। व्यवहारवाद अल्पकालिक होता है क्योंकि वह सर्वसम्मति प्राप्त करने में आसन्न होता है। व्यवहारवादी अतीतवाद के शिकार हो गए हैं। वे किसी सामान्य सिद्धांत का निर्माण करने में असफल रहे। रॉबर्ट डहल के अनुसार राजनीतिक विज्ञान को अन्य प्राकृतिक विज्ञानों की भांति वस्तुनिष्ठ बनाने में समस्या है, क्योंकि विषय के अध्ययन करने वाले व्यक्ति का अपना मूल होता है। नेक्स्ट आते हैं तर्क।
और कथन बताइए। कथन कहता है कि बेवर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संस्कृति के बेहतर ढांचे में समझा जा सकता है और इसमें यह कार्य मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि इसे अस्वीकृति के बिना इसका सिद्धांत पूर्णतः अतर्क संगत है, तो ये भी सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या करता है। बेवर के अनुसार तुलनात्मक राजनीति को संस्कृति के बृहत्तर ढांचे में समझा जा सकता है और इन्होंने यह कार्य मार्क्स के आर्थिक नियतिवाद के सिद्धांत की धज्जियां उड़ाकर दिया, क्योंकि इस अस्वीकृति के बिना इसका सिद्धांत पूर्णतः अतर्क संगत था। नेक्स्ट आते हैं कथन कारण बताइए। कथन कहता है कि संस्थागत उपागम से राजनीति के परिदृश्य का खाका तैयार करने में मदद मिल सकती है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि यह कार्यकलाप का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं सामूहिक समानता के प्रतिस्पर्धी मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करना है, तो दूसरा भी सही हो जाएगा और आर ए की सही व्याख्या करता है। संस्थात्मक उपागम में संस्थाओं एवं उनके द्वारा संपादित प्रकारों के अध्ययन पर बल दिया गया है। यहाँ संस्था का अभिप्राय व्यवहार के द्वारा स्थापित एक रूपता से है। इससे प्रकार्यात्मक उपागम भी कहा जाता है। प्रकार का तात्पर्य संस्थाओं के द्वारा संपादित कार्य हैं। इस प्रकार संस्थागत उपागम से राजनीतिक परिदृश्य का खाका तैयार करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि उस क्रियाकलाप का उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक सामूहिक समानता के प्रतिस्पर्धी मूल्यों के सामंजस्य स्थापित करना है। नेक्स्ट आता है ईस्टर्न के अनुसार कौन सी सदी वैज्ञानिक विधि का युग है, तो ये 19वीं सदी से संबंधित है। चूँकि 19वीं सदी का पूरा माहौल मनोदशा वैज्ञानिक थी, अतः ईस्टर्न ने 19वीं सदी को वैज्ञानिक विधि का युग या एज ऑफ साइंटिफिक मेथड कहा है। इस संबंध में इन्होंने अगस्त काम्टे, कार्ल मार्क्स और हर्बर्ट स्पेंसर का उदाहरण देखने को मिलता है। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से किस देश में अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है, तो ये है श्रीलंका में और फ्रांस में। अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली शासन की एक गणतंत्र प्रणाली होती है, जिसके अंतर्गत संसदीय लोकतंत्र एवं राष्ट्रपति लोकतंत्र दोनों के गुण पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, जबकि प्रधानमंत्री शासन अध्यक्ष का मनोनयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, किंतु प्रधानमंत्री को आपदस्थ व्यवस्थापिका ही कर सकती है, न कि राष्ट्रपति। नोट, फ्रांस अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली का विश्व प्रसिद्ध उदाहरण है। श्रीलंका में भी अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली प्रचलित है, अतः ए और डी सही हो जाएंगे। फ्रांस और श्रीलंका दोनों देश में यद्यपि अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली प्रचलन में है, किंतु दोनों देश में कुछ आधारभूत अंतर हैं, जो कि अधोलिखित रूप से इस प्रकार हैं। जैसे फ्रांस में राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष होते हैं, शासन अध्यक्ष नहीं होते, जबकि श्रीलंका में राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष होते हैं और शासन अध्यक्ष दोनों होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, किसने इस स्थापित मत को अस्वीकार किया है कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है और इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है, और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मापदंड वाली पार्टी है। इसको रॉबर्ट मैकेंजी ने अस्वीकार किया है। रॉबर्ट मैकेंजी अपने लेख पावर इन ब्रिटिश पॉलिटिकल पार्टीज, आयरन लॉ और स्पेशल प्लीडिंग में इस स्थापित मत को अस्वीकार करते हैं कि ग्रेट ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी अभिजनवादी है तथा इस पर नेतृत्व का वर्चस्व होता है, और लेबर पार्टी आंतरिक लोकतंत्र के उच्च मापदंड वाली पार्टी है। नेक्स्ट आते हैं कि यह किस सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा, जिसमें मूल एवं अभिलक्षणों का एक सम्मिलित समुच्चय होगा। ये आधुनिकीकरण सिद्धांत के अंतर्गत कहा जाता है। आधुनिकीकरण के अधिकांश सिद्धांतकार इस समाज के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के नज़रिए से देखते हैं। आधुनिकीकरण सिद्धांत का मत है कि जैसे ही समाज का विकास होगा वह पूंजीपति लोकतंत्र बन जाएगा, जिससे मूल्य एवं अभिलक्षण का एक सम्मिलित समुच्चय होगा। नेक्स्ट आते हैं, वैधता के बेवर उपागम
के विकल्प के रूप में विधिकरण संकट विकसित किया गया है, तो ये हैबरमाश एवं ओफे द्वारा। वैधता शक्ति सत्ता के बीच की कड़ी है। वैधता से शक्ति को तार्किकता और स्थायित्व मिलता है। वैधता द्वारा जनमत शक्ति को स्वीकार करता है। हैबरमाश एवं ओफे द्वारा वैधता की वेबर उपागम के विकल्प के रूप में वैधिकरण संकट विकसित किया गया है। नव मार्क्सवादी विचारक हैबरमाश के अनुसार पूंजीवादी समाज में सदैव वैधता संकट उत्पन्न होता है, क्योंकि पूंजीवादी समाज में अर्थव्यवस्था विषमता मूलक होती है। नेक्स्ट आते हैं, यह किसने कहा है कि क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागीय राजनीतिक सत्ता को चलाने वाली किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है। ये कहा गया था केन विंटन के द्वारा। अमेरिकी विद्वान केंट विंटन ने अपने सुप्रसिद्ध पुस्तक एटोनॉमी ऑफ रिवोल्यूशंस 1938 में क्रांति के बारे में विधिवत वर्णन किया है। विंटन के अनुसार क्रांति का अभिप्राय किसी एक भूभागीय राजनीतिक सत्ता को चलाने वाली किसी प्रभारी समूह का किसी अन्य समूह द्वारा सशक्त आकस्मिक प्रतिस्थापन है। नेक्स्ट आते हैं, भारतीय शासन एवं राजनीति से संबंधित प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले हुई थी स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में, फिर नेहरू रिपोर्ट आई थी 1928 में, कम्युनल अवार्ड 1932 में आया, पूना पैक्ट भी 1932 में आया था कम्युनल अवार्ड के बाद, और फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में। तो ये सही आंसर हो जाएगा। देखो, स्वराज पार्टी 1923 में बनी थी, नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, कम्युनल अवार्ड 1932 में आया 16 अगस्त को, पूना पैक्ट 1932 को हुआ 24 सितंबर को, और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 को ही हुआ था नवंबर दिसंबर के समय। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित किस दल समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की थी। तो कैबिनेट मिशन ने सिख के लिए मान्यता नहीं दी थी। सिख समूह को कैबिनेट मिशन ने मान्यता प्रदान नहीं की थी, जबकि कांग्रेस, मुस्लिम लीग और द प्रिंसेस गिल्ड को कैबिनेट मिशन 1946 की द्वारा मान्यता दी गई थी। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के क्षेत्र में आते हैं। तो 21 के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, आश्रय का अधिकार है, अच्छी सड़कों का अधिकार है, ख्याति का भी अधिकार है, और शुद्ध पेयजल का भी अधिकार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन के अधिकार का संवैधानिक प्रावधान करता है। यह जीवन के अधिकार का आशय गरिमामय जीवन का अधिकार है। इसके अंतर्गत आश्रय का अधिकार, अच्छी सड़कों का अधिकार, ख्याति का अधिकार, शुद्ध पेयजल का अधिकार आदि शामिल हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से मामले भारतीय संविधान को आधारभूत ढांचे के मूल तत्व पर विचार करते हैं। नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर बताइए। तो इसमें जो संविधान को मूल ढांचा के मूल तत्व पर विचार करने के लिए बोलते हैं, इंदिरा, नेहरू, गांधी बनाम राजनारायण, दूसरा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, फिर एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। उपयुक्त सभी। आधारभूत ढांचे से तात्पर्य संविधान के उन मूलभूत प्रावधानों से है जिनसे किसी भी परिस्थिति में छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। हालांकि न्यायविद इस पर एक मत नहीं है, विभिन्न वादों में इनका निर्धारण किया जा रहा है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में कहा गया था। फिर इंदिरा गांधी बनाम राज्य नारायण 1975 में हुआ। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में हुआ, और एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 में हुआ था। नेक्स्ट आते हैं, भारत में विभागों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों के बारे में नियम कब बनाए गए थे। तो ये 1989 में बनाए गए थे। लोकसभा में समय अभाव के कारण प्रत्येक विभाग की मांग पर चर्चा हो पाना संभव नहीं था, इसलिए लोकसभा में एक नई परंपरा का जन्म हुआ जिसका आधार अमेरिकी व्यवस्था से लिया गया था। लोकसभा की नियम समिति ने वर्ष
1989 में 3 विभागीय समितियों की स्थापना का प्रावधान किया, जो बाद में बढ़कर 17 विभागीय समितियों के रूप में परिवर्तित हो गई। वर्तमान में इनकी संख्या 24 है। नेक्स्ट आती है, निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित की गई है? तो ये हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम राज्य की विधानसभा में एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित की गई है। ऐसा सिक्किम की जननांगी संरचना है उसको ध्यान में रखते हुए किया गया है। सिक्किम राज्य की विधानसभा सबसे छोटी है, जिसमें केवल 32 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? बताइए। पहला आता है चल कार्यक्रम, रोलिंग प्लान्स। यह राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से संबंधित नहीं है, तो पहले ये गलत हो जाएगा। 20 सूरती कार्यक्रम, ये कांग्रेस सरकार का था। संविधान की पुनरीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग, NDA वन सरकार, ये सही है। दूसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, UPA वन सरकार, तो ये भी सही हो जाएगा। चल कार्यक्रम, रोलिंग प्लान्स की शुरुआत जनता पार्टी की सरकार द्वारा की गई थी, ना कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के द्वारा। इसकी अवधि 1978 से 1983 के बीच निर्धारित की गई थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। 1979 में ग्रामीण युवा स्वरोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम की शुरुआत रोलिंग प्लान के दौरान ही की गई थी। इस योजना के जनक गुरनार मॉडल और प्रोफेसर रैगनर फिश थे। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन केंद्र राज्य संबंधों के विषय में सरकारी आयोग का सदस्य नहीं था? तो जो सरकारी आयोग है इसमें न्यायमूर्ति RS सरकारिया थे, शिवरमन थे और SR सेन थे, लेकिन GV रामकृष्ण इसके अंतर्गत नहीं थे। सरकारी आयोग का गठन 1983 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश रणजीत सिंह सरकारिया थे। इसके अन्य सदस्य में B शिवरमन और डॉक्टर SR सेन थे। नेक्स्ट आते हैं, किस समय से भारत के निर्वाचन आयोग को 3 सदस्य वाला निकाय बनाया गया था? तो 1993 में बनाया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग की संरचना का प्रावधान किया गया। प्रारंभ में 1950 में निर्वाचन आयोग 1 सदस्य था, जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। वर्ष 1989 में 2 सदस्यीय, जबकि 1990 में इसे फिर से 1 सदस्यीय बना दिया गया। 1993 में निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय बना दिया गया। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित किसान आंदोलन को उनके सही कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले हुआ था 1917 में चंपारण, गांधी जी ने किया था। बारदौली हुआ था 1918 से 28 तक चला था। फिर तेभागा 1946 में हुआ था और सिंगूर ये 2007 में हुआ है। सिंगूर तो सूची में चंपारण 1917 में सबसे पहले हुआ, फिर बारदौली 1918, तेभागा 1946, सिंगूर 2007 और नक्सलवाड़ी 1967 और लालगढ़ ये 2009 में हुआ था। नेक्स्ट आते निम्नलिखित में से किन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम में सम्मिलित नहीं किया गया है? केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को इसमें शामिल नहीं किया जाता। रॉ जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है उसको भी इसमें शामिल नहीं किया जाता। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को भी इसमें शामिल नहीं किया जाता, जबकि प्रधानमंत्री का कार्यालय है इसको शामिल किया जाता है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF को सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में सम्मिलित नहीं किया गया है। ऐसा मूलतः राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने यह सिफारिश की थी कि वित्त वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो? ये LK झा समिति के द्वारा कहा गया था या सिफारिश की गई थी। LK झा समिति 1984 में यह सिफारिश करता है कि एक वित्त वर्ष 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संसद के मत के अध्ययन नहीं होता, तो पहला सही हो जाएगा।
दूसरा, इसका स्वरूप बाध्य कर भुगतान का है, तो ये भी सही हो जाएगा, दोनों सही हैं और आरए की सही व्याख्या करता है। संविधान के अनुच्छेद 266 के अनुसार भारत की संचित निधि में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से प्राप्त सभी राजस्व भारत सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण एवं सरकार द्वारा प्राप्त सभी ऋणों की पुनर्भुगतान राशि सम्मिलित होती है। भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संसद के मत के अध्ययन नहीं होते, क्योंकि इसका स्वरूप बाध्य कर भुगतान है। नेक्स्ट आते हैं लोक प्रशासन से संबंधित प्रश्न। पहला है, नौकरशाही सत्तावाद का प्रचार है, यह सैनिक शासन से संबंधित है। वेबर के अनुसार शुद्ध तकनीकी दृष्टिकोण से नौकरशाही प्रकार का प्रशासनिक संगठन प्रभाविकता का उच्चतम स्तर प्राप्त करने में सक्षम है, अतः यह मनुष्यों पर आदेशात्मक नियंत्रण कायम रखने का सबसे तार्किक ज्ञात साधन है। इसलिए माना जाता है कि नौकरशाही सत्तावाद सैनिक शासन का प्रकार है। नौकरशाही शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विंसेंट डी गार्नी ने किया था। थॉमस कराइल ने इसे महाद्वीपीय जंजाल कहा है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती है, तो ये हो जाएगा व्यवस्था उपागम। व्यवस्था उपागम पारिस्थितिकी उपागम का पूर्ववर्ती उपागम है। पारिस्थितिकी उपागम प्रशासनिक व्यवस्था और इसके परिवेश के बीच इसमें राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक आयाम सम्मिलित होते हैं, लेन देन की गति का अध्ययन करता है, जबकि व्यवस्था उपागम में व्यवस्था के अंग एवं अंगों के बीच संबंध, व्यवस्था और उसके परिवेश के बीच संबंधों का अध्ययन सम्मिलित है। नेक्स्ट आते हैं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए, सिद्धांत और चिंतक बताइए। सिद्धांत में परंपरागत सिद्धांत ये दिया गया है हेनरी फ्योल के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं मानव संबंध सिद्धांत, ये एल्टन मेयो के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आता है निर्णय निर्माण सिद्धांत, ये हर्बर्ट साइमन का है। और लोक वर्ण सिद्धांत वी ऑस्टोम से संबंधित है। परंपरा सिद्धांत हेनरी फ्योल ने दिया है। मानव संबंध सिद्धांत एल्टन मेयो से संबंधित है। निर्णय निर्माण सिद्धांत हर्बर्ट साइमन ने दिया है। और लोक वर्ण सिद्धांत वी ऑस्ट्रोम के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किसने किसी प्रशासक प्रबंधक की 6 विशेषताएं विनिर्दिष्ट की हैं? शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव, तो ये फ्योल से संबंधित हैं। प्रशासन के शास्त्रीय सिद्धांतकार हेनरी फ्योल ने किसी प्रशासक प्रबंधन की 6 विशेषताएं निर्दिष्ट की हैं, जिसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामान्य शिक्षा, विशिष्ट ज्ञान और अनुभव शामिल है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सहायक एजेंसी का एक उदाहरण है? सहायक एजेंसी के अंतर्गत आते हैं लोक निर्माण विभाग। लोक निर्माण विभाग सहायक एजेंसी का उदाहरण है। ध्यान मतलब है कि प्रशासनिक संगठन में 3 प्रकार की एजेंसियां शामिल होती हैं। पहला, रेखा संगठनिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए। दूसरा, स्टाफ रेखा एजेंसी की उनकी विशेषताओं के लिए सलाह एवं मदद के लिए। और सहायक रेखा एजेंसी को सामान्य गृह व्यवस्था सेवाएं देने के लिए। नेक्स्ट आते हैं नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है? तो ये हो जाएगा संरक्षण नौकरशाही। संरक्षण नौकरशाही दलगत हितों के प्रति पूर्वाग्रह दर्शाता है। इस परंपरा की शुरुआत अमेरिका में हुई थी, जिसको पद पुरस्कार पद्धति भी कहा जाता है। लोक सेवा में भर्ती व्यक्तिगत कृपा या राजनीतिक पुरस्कार पर आधारित होती है। FM मार्क्स ने नौकरशाही को 4 भागों में अभिभावक, जातिगत, संरक्षण और योग्यता में विभाजित किया था। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रशिक्षण द्वारा लोक सेवा हेतु भावी भर्ती किए जाने वालों को तैयार किया जाता है? तो उनको प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण के अंतर्गत तैयार किया जाता है। प्रवेश पूर्ण प्रशिक्षण के द्वारा लोक सेवक हेतु भावी भर्ती किए जाने वालों को तैयार किया जाता है। यह औपचारिक प्रशिक्षण का एक प्रकार है। यह सामान्यतः विभिन्न संस्थाओं, कॉलेज आदि में दिया जाता है। औपचारिक प्रशिक्षण विशेषज्ञ मार्गदर्शक और निरीक्षण के अंतर्गत व्यवस्थित ढंग से पूर्ण नियोजित एवं सुस्पष्ट पाठ्यक्रमों द्वारा किया जाता है।
नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही हैं, बताइए। इसकी स्थापना संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी, पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह एक संवैधानिक निकाय है, ये भी सही है। अनेक सदस्यों वाला यह एक आयोग है, ये भी सही है। और यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। चारों ही सही हैं। सबसे पहले आता है हमारा केंद्रीय सतर्कता आयोग। 1964 की स्थापना संथानम समिति 1962 से 1969 की सिफारिश के आधार पर की गई थी। यह आयोग संवैधानिक दर्जा प्राप्त एक बहुसदस्यीय संस्था है। यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। नेक्स्ट आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध। निम्नलिखित में से वह कौन सा समुच्चय है जिसका उद्देश्य या जिसका उपयोग खेल सिद्धांत या गेम थ्योरी में निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने हेतु किया जाता है, तो यह तर्क और युक्तिमूलकता। तर्क एवं युक्तिमूलकता का उपयोग खेल सिद्धांतों में निर्णय करने वालों के बीच रणनीतिक संवाद का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में खेल सिद्धांत का प्रयोग करने का श्रेय मार्टिन कैपलॉन, विलियम राइकर और टॉमस शोलिंग को दिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं MTCR के संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह चीन MTR का सदस्य नहीं है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, भारत MTR का सदस्य है, ये भी सही हो जाएगा। तीसरा, इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना है, तो ये भी सही है। और पाकिस्तान TMCR का सदस्य है, तो ये गलत हो जाएगा। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था MTCR कई देशों का एक अनौपचारिक संगठन है जिसके पास प्रक्षेपास्त्र एवं मानव रहित विमान ड्रोन से संबंधित प्रौद्योगिकी क्षमता है, जो इसे फैलाने से रोकने के लिए नियम स्थापित करती है। चीन MTCR का सदस्य नहीं है। 27 जून 2016 को भारत इसका पूर्ण सदस्य बना। इसका लक्ष्य पूर्ण रॉकेट प्रणाली को सीमित करना है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन न्याय युद्ध का एक मापदंड नहीं है। तो न्याय युद्ध का मापदंड संप्रभु राजकुमार द्वारा अधिकृत होना है, अनुपातिक होना भी है और न्याय संगत उद्देश्य के लिए किया जाना भी है, लेकिन आघोषित होना ये इसका मापदंड नहीं है। युद्ध का आघोषित होना अर्थात अचानक बिना किसी पूर्व सूचना के किसी राष्ट्र पर आक्रमण कर देना न्याय युद्ध का मापदंड नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, अमेरिका में किस राष्ट्रपति का कार्यकाल को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है। तो ये हो जाएगा जॉर्ज W. बुश जूनियर। अमेरिका में जॉर्ज W. बुश जूनियर के कार्यकाल का आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई के दौर के रूप में जाना जाता है। वर्ष 2002 में घोषित इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न देशों में चली आ रही आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और उनकी सीमाओं की सुरक्षा में सहायता उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट आते हैं, एक ध्रुवीय स्थिति जिसका उद्देश्य जॉर्ज W. बुश जूनियर ने शक्ति के संतुलन के रूप में किया है, जो हिमायती है स्वतंत्रता का। जॉर्ज W. बुश जूनियर ने एक ध्रुवीय स्थिति का उल्लेख किया है जो कि अमेरिका का है। इसका उल्लेख इन्होंने शक्ति के संतुलन के रूप में किया है जो स्वतंत्रता का हिमायती है। नेक्स्ट आते हैं, लेखक और उनके ग्रंथ बताइए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। पहला है एंड्रयू लिंकलैंटर, इनका संबंध है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी से। नेक्स्ट आते हैं F. क्लार्क, इनका संबंध है हेजेमोनी इन इंटरनेशनल स्टडीज से। नेक्स्ट आते हैं केनेथ ओय, इनका संबंध है कॉरपोरेशन अंडर अनॉर्की से। और J.A. टिकनर का संबंध है जेंडरिंग वर्ल्ड पॉलिटिक्स से। एंड्रयू लिंकलैंडर का संबंध है द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी से। F. क्लार्क का संबंध है हार्जेमोनी इन इंटरनेशनल स्टडी से। और केनेथ होम का संबंध है कॉरपोरेशन इन इंटरनेशनल स्टडी से। और J.A. टिकनर का संबंध है जेंडरिंग ऑफ पॉलिटिक्स से। नेक्स्ट आते हैं, कथन और कारण बताइए। कथन कहता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है।
ये भी सही हो जाएगा। लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। भारत लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनना चाहता है। हालांकि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राज्य है, किंतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे कि परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों को स्थायी सदस्यता मिल जाए। अर्थात दोनों कथन सही हैं, लेकिन आर्य की सही व्याख्या नहीं करता। नेक्स्ट आते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। इसके कुछ ऑप्शंस यहाँ दिए गए हैं, तो हम चलिए आंसर ही देखते हैं इसका। पहले आते हैं निक्सन सिद्धांत। यह मित्र राष्ट्रों के साथ भागीदारी द्वारा शांति का प्रयास है। नेक्स्ट आते हैं कैनेडी सिद्धांत। यह लैटिन अमेरिकी राष्ट्रों के प्रति विदेश नीति की पहल से संबंधित है। नेक्स्ट आता है रीगन सिद्धांत। यह गौरेला विरुद्ध आंदोलन का समर्थन है। और किल्टन सिद्धांत, यह नरसंहार रोकने हेतु हस्तक्षेप से संबंधित है। नेक्स्ट आते हैं निर्गुट आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहले भारत ने 7वीं नेम शिखर बैठक की मेज़बानी की थी, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा 17वीं नेम शिखर बैठक वेनेजुएला में आयोजित की गई थी, तो ये भी सही है। बी और सी सही हो जाएंगे। गुटनरपेक्ष आंदोलन अर्थात नेम की स्थापना 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुई थी। भारत ने 7वीं नेम शिखर बैठक 1983 की मेज़बानी की थी, जबकि 17वीं नेम शिखर सम्मेलन सितंबर 2016 को वेनेजुएला में हुई थी। शेष अन्य कथन सही हैं, जैसे शेष अन्य कथन जो हैं वो गलत हो जाएंगे। नेम की चौथे शिखर सम्मेलन 1973 अल्जीयर्स में नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की गई थी। और 6वें शिखर सम्मेलन 1979 में क्यूबा ने प्राकृतिक मित्र का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन R2P संरक्षण का दायित्व के 3 स्तंभों का भाग नहीं है। इसमें यदि राज्य अपनी जनसंख्या को संरक्षण प्रदान करने में विफल रहता है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार सामूहिक कार्यवाही करेंगे, तो पहला सही हो जाएगा। दूसरा, यह राज्य का दायित्व है कि वह अपनी जनसंख्या को 4 सामूहिक अत्याचार अपराधों से संरक्षण प्रदान करे, तो ये भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, यह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कर्तव्य है कि वह मानवता के विरुद्ध अपराधों से जनता को संरक्षण प्रदान करे, ये इसके अंतर्गत नहीं आता। और चौथा है कि प्रत्येक राज्य के दायित्व के निर्वहन में उसकी सहायता हेतु अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दायित्व है, तो ये भी सही हो जाएगा। संरक्षण का दायित्व एक वैश्विक राजनीतिक प्रतिबद्धता है। यह वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा अस्तित्व में लाया गया था। यह मूलतः सामूहिक नरसंहार, युद्ध अपराध, एथनिक क्लींशिंग एवं मानवता के विरुद्ध अपराध को रोकने के उद्देश्य से लाया गया था। इसके साथ आज का वीडियो होता है कंप्लीट गाइस। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।